हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो इसके पहले जो भी भाई बहन चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक नहीं देखे हैं, प्लीज़ आकर के आप लोग प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको देखिए। वहाँ से नहीं पाते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन पे मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है और ये पूरी वीडियो होने के बाद से पूरा लेक्चर आपको एक वीडियो सिंगल वीडियो आएगी मैराथन की, जो कंप्लीट हम समराइज करके दे देंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और समझिए। जो भी हम पॉइंट बोलें उसको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी है ये, रियल एनसीईआरटी से। इससे बाहर कोई भी पॉइंट आपको एमसीक्यू इतना फॉर्मेट तैयार करने के बाद से मुझे लग रहा है कि कोई भी पॉइंट आपको बाहर से नहीं मिलेंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हमारा पहला क्वेश्चन इसके सामने है कि दांतों को गलने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दांतों को गलन से रोकने के लिए फ्लोराइड का यूज़ किया जाता है। किसका? फ्लोराइड का यूज़ किया जाता है। क्लियर है मेरी बात? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दंत मंजन किससे सफ़ेद बनाए जाते हैं। तो दंत मंजन आपको टाइटेनियम ऑक्साइड से टाइटेनियम ऑक्साइड मिला करके इसमें सफ़ेद बनाए जाते हैं, जो कि आपका ट्यूराइल इल्मेनाइट और एमानेटेज नामक खनिज पदार्थ से प्राप्त होता है। क्लियर है? अगला पॉइंट आपके सामने है कि दंत मंजन जो दांतों को चमक प्रदान करता है, उसका कारण क्या है। उसका कारण है आपका अभ्रक। क्या है? ऑप्शन नंबर 3 अभ्रक आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। कह रहा है कि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का कितना प्रतिशत खनिज है। तो लगभग 0.3% आपका खनिज है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। खनिज का वर्गीकरण कितने रूपों में किया गया है। तो खनिज का वर्गीकरण 3 रूपों में किया गया है। आपको पता होना चाहिए। पहला होता है धात्विक, ठीक है। दूसरा होता है आपका अधात्विक, क्लियर है, और धात्विक। और तीसरा होता है आपका ऊर्जा खनिज, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का वर्गीकरण आपको खनिज में देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट है कि अभ्रक किस प्रकार का खनिज है। तो अभ्रक आपका अधात्विक है। क्या है? अधात्विक। इसके साथ साथ अधात्विक के और एग्जाम्पल जैसे हैं आपके नमक हो गया, जैसे आपका पोटास हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया, चूना हो गया, ये सब के सब, बलुआ पत्थर हो गया, ये सब के सब आपके अधात्विक हैं। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि बॉक्साइट किस प्रकार का खनिज है। तो बॉक्साइट आपका एक प्रकार का धात्विक खनिज है। क्लियर है? धात्विक खनिज है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवसादी चट्टानों में दूसरी प्रकार के खनिजों में किस प्रकार के खनिज सम्मिलित हैं। तो उसमें आपको जिप्सम, पोटास, नमक व इसके साथ साथ, नमक का मतलब सोडियम, ये सारी चीज़ें आपकी मिली होती हैं दूसरे प्रकार के खनिज। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा खनिज अक्षय पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये आपके एमसीक्यू में दिया हुआ है, जो एक्सरसाइज बुक है उसमें। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बॉक्साइट। क्या है आपका? बॉक्साइट इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कि चट्टानों में किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। तो वो होता है आपका तलछटी चट्टानों में। ऑप्शन नंबर 1 तलछटी चट्टानों में ऐसा होता है। कह रहा है कि झारखंड स्थित कोडरमा किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
तो ये खनिज के लिए अग्रणी उत्पादक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ये काफी फेमस क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आता है। तो ये थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन आपके PYQ में आया हुआ है कि ज्वारीय ऊर्जा की आदर्श दशाएं कहाँ उपस्थित होती हैं? तो ज्वारीय ऊर्जा की जो आदर्श अवस्थाएं हैं ना, वो आपको खंभात की खाड़ी में देखने को मिलेंगी, आपको कच्छ की खाड़ी में भी देखने को मिलेगा, और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र का जो गंगा का डेल्टाई क्षेत्र है वहां पर भी देखने को मिलेगा। तो ये तीनों जगह आदर्श स्थिति हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 4 क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 मेरा क्या कह रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को क्या कहते हैं? तो ये जब पृथ्वी के आंतरिक की बात करेंगे तो इसका मतलब कि भूतापीय की बात कर रहा है। ये भूतापीय ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है ये? भूतापीय ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर 2। नागरकोइल तथा जैसलमेर देश में किस प्रकार के ऊर्जा का प्रभावी क्षेत्र है ये? तो ये आपका पवन ऊर्जा का प्रभावी क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पवन ऊर्जा फार्म के लिए कौन सी पेटी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त आपकी जो है वो विशालतम पेटी है तमिलनाडु में, नागरकोइल से लेकर के मदुरई तक ये है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस भी भाई बहन को इस पूरी वीडियो लेक्चर की आपको PDF चाहिए, आप जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको रोज़ 9:30 PM पे आपको क्विज़ भी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहाँ पे आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री टेस्ट दे सकते हैं और BPSC TRE 4 की एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि पहाड़ियों के आधार पर घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में कुछ खनिज पाए जाते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? तो मेरे भाई बहन, आप लोगों ने मेरे नोट्स को यदि पढ़ा होगा ना, तो सारे क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो इसको हम जानते हैं प्लेसर निक्षेप के नाम से। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये प्लेसर निक्षेप में आपको बता दें हम किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जो जल के द्वारा कभी घर्षित नहीं होंगे। ये मतलब ये जल के द्वारा कभी ये घिसेंगे नहीं, मतलब घर्षित नहीं होंगे। तो जो आपके एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे आपका सोना हो गया, जैसे आपका चांदी हो गया, जैसे आपका टीन हो गया, ये सभी के सभी चीज़ें क्या होती हैं? जो पहाड़ियों के आधार और घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के कारण ये जलोढ़ जमाव के कारण कुछ खनिज पाए जाते हैं, उनको हम प्लेसर निक्षेप के नाम से जानते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। महासागरीय क्वेश्चन है आपका कि महासागरीय तली किस ग्रंथिकाओं में धनी है? तो ये मैग्नीज के ग्रंथिकाओं में क्या है? ये धनी है, इसकी प्रचुर मात्रा वहां पे पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि प्लेसर निक्षेप में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? मैंने बताया कि घर्षित विहीन होंगे, वो घर्षण नहीं होगा जल के द्वारा। तो सोना, चांदी, टीन, यही ऑप्शन नंबर 1 आपका यही मिल गया है। करेक्ट आंसर है ये आपका। चलिए ये जो पॉइंट है आपका राइट हॉल नहीं है, ये राइट नहीं है, रैट होल है ये। सॉरी, माफी चाहते हैं, आपको PDF पे सही मिलेगा। रैट होल रैट होल खनन जो है ना आपको देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा आपको उत्तर पूर्वी जो जनजाति का इलाका है वहाँ पर, यानी उत्तर पूर्वी का जो जनजाति क्षेत्र है वहाँ पर आपको रैट होल खनन देखने को मिलेगा। कराके के क्षेत्र में कोयले का खनन परिवार के सदस्य के द्वारा एक लंबी संकेत सुरंग के रूप में की जाती है। ठीक है ना, संकेत नहीं है, संकीर्ण होना चाहिए। ये है संकीर्ण सुरंग के रूप में की जाती है, जिसे रैट होल खनन कहते हैं। ठीक है, और यह पाया जाता है तो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा
जोवाई और चेरापूंजी के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगले की तरफ बढ़िए। कह रहा कि अधिकांश तेल नीचे पाए जाते हैं। तो अधिकांश तेल आपको देख लेंगे कि तेल कहाँ पाया जाएगा अधिकांश। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया आपके सामने। तो ये हो गया आपका गुजरात और असम का जो तलहटी क्षेत्र है, वही ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने। अब ये कह रहा है कि लौह खनिज धात्विक खनिज के कुल उत्पादन का मूल्य का कितना भाग योगदान करता है। तो ये लगभग 3/4 3/4 कुल उत्पादन का लौह खनिज आपका धात्विक खनिज के कुल उत्पादन का योगदान करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब हम देखेंगे कि जो लौह अयस्क का सबसे सर्वोत्तम प्रकार है, वो लौह अयस्क का सबसे सर्वोत्तम प्रकार आपको देखने को मिलेगा, वो कौन सा है। तो आप लोग बताएंगे क्या हेमेटाइट है कि मैग्नेटाइट है। तो आपको मैं बता दूं, सबसे सर्वोत्तम आपको देखने को मिलेगा वो है मैग्नेटाइट। कौन सा है? मैग्नेटाइट, जिसमें आपको लगभग 70% का लोहांश पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, उस क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। कह रहा है कि मैग्नेटाइट में कितने परसेंट लोहांश पाया जाता है। ये लोहांश है, मतलब लोहे की मात्रा पाई जाती है। तो लगभग 70% के आसपास पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अगला है कि भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। तो भारत में सबसे ज्यादा आपको हेमेटाइट देखने को मिलेगा। हेमेटाइट प्रकार का लोहा आपको भारत में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। हेमेटाइट में कितना प्रतिशत लोहा पाया जाता है। तो हेमेटाइट में लगभग 50 से 60% आपका लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अब ये कह रहा है कि जो उच्च कोटि का हेमेटाइट है वो किस राज्य में पाया जाता है। तो उच्च कोटि का जो हेमेटाइट है आपको ओडिशा राज्य में पाया जाएगा, देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। ओडिशा राज्य में आपको मयूरभंज और आपका केंद्रसल जिला जो होता है, वहाँ से ये एक बादाम की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से आपको ये हेमेटाइट देखने को मिलेगा। उसके बाद से आप झारखंड के जो सिंहभूम जिला है, वहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन 29 की तरफ बढ़ते हैं। लौह अयस्क का लगभग समस्त उत्पादन 97% के आसपास की बात कर रहा है। वो किस राज्य से प्राप्त होता है। तो वो उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, कर्नाटक और झारखंड, ये चार राज्य हैं। यहाँ से आपको लगभग 97% लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि चिकमंगलूर, कह रहा है कि तुमकुर पेटी किस राज्य में है। तो ये आपको नाम से शायद थोड़ा सा आप परिचित होंगे। आपको चिकमंगलूर यहाँ पे नाम आ रहा है। तो चिकमंगलूर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये कर्नाटका। ऑप्शन नंबर 3 आपका कर्नाटका है, ये आपको पेटी देखने को मिलेगी। ठीक है। और ये किसकी पेटी है चिकमंगलूर? ये आपकी लौह अयस्क की पेटी है। ये किसकी है? लौह अयस्क की पेटी है ये, जो आपको चिकमंगलूर और एक बल्लारी चित्रदुर्ग होता है वहां पर, दोनों एक ही जगह है। अगले क्वेश्चन में शायद मैंने इंक्लूड भी किया है इसको। बल्लारी चित्रदुर्ग है, ये किस राज्य की, किस प्रकार की पेटी है। तो ये आपकी लौह अयस्क की पेटी है और ये भी पाया जाता है आपको कर्नाटक में। कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। 32 क्या कह रहा है कि छत्तीसगढ़ की जो बस्तर जिला है उसमें बोलाडीला की पहाड़ी की श्रृंखला किस लिए प्रसिद्ध है। तो बोलाडीला जो पहाड़ी है वो अति उत्तम जो आपका हेमेटाइट होता है उसके लिए ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है आपका। कह रहा कि कन्नड़ भाषा में जो कुद्रे है, कुद्रे, उस कुद्रे शब्द का अर्थ क्या है। कुद्रे कहीं लिखता है, कहीं आपको कुदरे देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब आपका होता है घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर बनता है, घोड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा
कि मैग्नीज मुख्य रूप से किसके विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नीज सब विनिर्माण में किसका प्रयोग किया जाएगा? तो लोहा के, कि इस्पात के, कि पोटेशियम के, कि आपको जिप्सम के। चलिए आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपको देखने को मिलेगा इस्पात के विनिर्माण में आपको मैग्नीज का मुख्य विनिर्माण के प्रयोग में होता है। मानी मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग करने को देखने को मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही है। तो सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे। आप जाकर के आप एक बार टेस्ट देख सकते हैं। आप क्वेश्चन उठाइए, आप मेरे नोट्स को उठाइए, आप एक एनसीईआरटी बुक को उठाइए, आपको हर एक क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएगा। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग कितना मैग्नीज की आवश्यकता होती है? तो आपको 1 टन इस्पात बनाने के लिए लगभग 10 किलोग्राम आपको मैग्नीज की आवश्यकता पड़ सकती है। क्लियर है? अब ये कह रहा है कि मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका ओडिशा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। एल्युमिनियम किसका अयस्क है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो एल्युमिनियम किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम बॉक्साइट का अयस्क है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अब ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो मध्य प्रदेश की जो बालाघाट खदानें हैं, क्या कोयला के लिए है, कि हीरा के लिए है, किसके लिए है? तो ये है आपका बालाघाट की खदानें तांबा के लिए, जहाँ पर लगभग आपको 52% का खाद्यान्न होता है यहाँ पर तांबा का, बालाघाट खाद्यान्न से मध्य प्रदेश के। क्लियर है ना? करा कि बिलासपुर, कटनी, अमरकंटक, पठारी प्रदेश में क्या पाए जाते हैं? तो यहाँ पर आपको भारत के जो बॉक्साइट के निक्षेप हैं वो देखने को मिलेंगे। बॉक्साइट के निक्षेप, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी ओडिशा ही है आपका सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य में। क्लियर है? अगला पॉइंट हम देखेंगे। करा कि एल्युमिनियम की खोज के बाद वो कौन सा सम्राट था जो अपने कपड़ों पर एल्युमिनियम से बने बर्तनों में भोजन किया करता था? बताइए। और उसके बाद से वो अपने जो उसके खास मेहमान थे उनको भी इस बर्तन में भोजन करने के लिए बोलता था। तो वो था आपका सम्राट नेपोलियन तृतीय। कौन था? सम्राट नेपोलियन तृतीय। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। करा कि कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी किस उत्पादन में अग्रणी है? तो आपको अभ्रक देखने को मिलेगा, वहां पर सबसे ज्यादा ये उत्पादन में अग्रणी है। राजस्थान में अजमेर का क्षेत्र किस लिए महत्वपूर्ण है? जो अजमेर का क्षेत्र स्पेशली है वो अभ्रक के लिए आपका प्रसिद्ध है। क्लियर है? आंध्र प्रदेश की जो नेल्लौर किसकी पेटी के लिए प्रसिद्ध है? जो नेल्लौर है वो भी आपकी अभ्रक के लिए काफी प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, देख लीजिएगा। कह रहा है कि गैर परंपरागत साधन कौन से हैं? तो गैर परंपरागत साधन आपके सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है, आपकी ज्वारी ऊर्जा भी है। मतलब गैर परंपरागत का मतलब ये कभी खत्म नहीं होने वाली, इनकी पुनरावृत्ति बार बार होती रहती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आइए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आप, कि जो कोयले का जो सर्वोत्तम गुण है वो सर्वोत्तम गुण वाला कोयला आपका कौन सा होता है? तो सर्वोत्तम गुण वाला कोयला आपका एंथ्रेसाइट होता है। कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है। क्लियर है? चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। कह रहा कि निम्न कोटि का भूरा कोयला है। तो निम्न कोटि का जो भूरा कोयला की बात करेगा तो आपका लिग्नाइट होगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। लिग्नाइट जो होता है ना वो निम्न कोटि का एक भूरा कोयला है। चूँकि यह मुलायम होने के साथ साथ काफ़ी इसमें नमी भी होती है, ये नमी भी होती है, नमी युक्त होता है, काफ़ी मुलायम होता है ये। क्लियर है ना मेरी बात? चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है। कोयला का कौन सा प्रकार जो प्रमुख रूप से तमिलनाडु के नवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको देखने को मिलेगा कौन सा?
कौन सा देखने को मिलेगा? ये लिग्नाइट। कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर थर्ड आपका लिग्नाइट है, जो आपके विद्युत उत्पादन में इस कोयले का प्रयोग होता है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे, वैसे मुंबई हाई भी है, असम भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपका अंकलेश्वर है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 जो गुजरात में पड़ता है। अगला है भारत में पेट्रोलियम उत्पादक जो क्षेत्र हैं वो आपको मुंबई हाई है, गुजरात भी है, असम का डिगबोई है, ये सब के सब आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला आता है एक सीएनजी और एक पीएनजी। तो सीएनजी तो मेरे ख्याल से सब लोगों को पता है, जो परिवहन ईंधन होता है, यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है सीएनजी। आजकल जो वाहन चलते हैं उनमें आपका सीएनजी का प्रयोग होता है। सरकार का काफ़ी इस पे अपना महत्वपूर्ण कदम भी है, प्रयास भी है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, इससे प्रदूषण कम होता है, ठीक है ना। तो लेकिन अब आपको पीएनजी की बात करना है। पीएनजी क्या है? जो आपका पीएनजी होता है ना, वो आपको घरों में जो घरेलू कार्य होते हैं, यानी घरेलू कार्य यानी घरों में खाना पकाने में आपको प्रयोग आता है। पीएनजी आपका पेट्रोलियम नेचुरल गैस होता है जो। क्लियर है मेरी बात? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में किसके नए भंडार की खोज की गई है? पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में आपको किसकी खोज की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये प्राकृतिक गैस की, नए प्राकृतिक गैस की खोज की गई है। ऑप्शन नंबर 1। ये जो आपको कंटेंट देखने को मिल रहा है ना, आप कहीं से भी कोई कॉपी पेस्ट नहीं, मैंने खुद कंटेंट बनाया है इसको, और बना करके आपके सामने मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। कहीं से मैंने किसी को कॉपी नहीं किया है, मेरा खुद का कंटेंट है। मुझे जहाँ तक इस इम्पोर्टेंट लगा है मैंने उस पॉइंट को उठाया है और आपके सामने लाया हूँ। यदि प्लीज़ मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं आप, तो पहली बात चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए कि जैसे वीडियो आए वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसके बाद से आप एक मेरे मोटिवेशन के तौर पे, मेरी मेहनत पे आपको यदि मेरा मेहनत आपको देख करके अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, जो मोटिवेट होंगे और अच्छे से वीडियो आपके सामने लाए जाएंगे। और एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, कोई फालतू फकवास की बातें मेरे सामने नहीं है, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट की बातें करेंगे। चलिए अगला पॉइंट है आपका क्वेश्चन नंबर 53 है। चैप्टर से जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बनने वाले होंगे मैं उतना बना देता हूँ। केरल में मिलने वाली जो मोनोजाइट रेत है वो किसकी मात्रा बनाई जाती है? तो ये आपको पता भी है, ये आपका थोरियम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो थोरियम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोरियम होता है। निम्न में से कौन सा खनिज महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है? तो कौन सा खनिज है जो महासागरीय जल से प्राप्त किया जाएगा? ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, आप बता सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा आपको महासागरीय जल से प्राप्त होने वाला है। तो एक बार इसको आप चेक करेंगे कि मैग्नीशियम है। एक बार मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ, बिल्कुल सही है, आपका मैग्नीशियम देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 है इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगले की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा खनिज है जो ब्लीचिंग पाउडर, पेंट, कीटनाशक बनाने में इनका उपयोग किया जाता है? ये भी आपका मैग्नीज है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है ये, मैग्नीज आपको देखने को मिलेगा। टाटा लौह इस्पात संयंत्र को पानी किस नदी से मिलता है? तो आपको स्वर्ण रेखा और खारकाई, ये दोनों नदियों से आपको देखने को मिलेगा जमशेदपुर में। ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। 1937 में भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी के साहचर्य से किस कंपनी की स्थापना की गई थी? तो आपको बंगाल स्टील कॉरपोरेशन का स्थापना किया गया था, बर्नपुर लोहा इस्पात उत्पादन का किया गया था, और कोलकाता आसनसोल के निकट एक लौह इस्पात उत्पाद की भी स्थापना की गई थी। तो हमारा चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। निम्न में से कौन सा खनिज ब्लीचिंग पाउडर, पेंट, अच्छा ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन नंबर, ये मैग्नीज ही होगा इसका आंसर। कह रहा है कि अपघर्षक खनिज का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो अपघर्षक खनिज का उपयोग आपको दंत मंजन बनाने में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1। सबसे नर्म खनिज कौन सा होता है? तो ऑप्शन में जो दिया है, चूना है कि सीमेंट है कि पत्थर है कि लोहा है? तो सबसे नरम जो खनिज है वो आपका चूना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ही हम चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किए हैं।
अब हम आते हैं चैप्टर नंबर, आज आपको तीनों चैप्टर का मिलने वाला है 5, 6, 7। तो 5 हमने करा दिया। अब हम जाते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। चैप्टर नंबर 6 क्या कह रहा है कि विनिर्माण उद्योग, यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपको बनने वाले होंगे उस सब के सब आपको देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा उद्योग कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो उद्योग है वो आपका क्या है? सीमेंट है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्लियर है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है। कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने के लिए आपका AI प्रगलन है, ऑप्शन नंबर 1 है। कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? तो वो करता है आपका इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। टेलीफोन के उद्योग में किसका प्रयोग होता है? तो टेलीफोन के उद्योग में आपको ऑप्शन में इस्पात देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3। चीनी मिलों का लगभग कितना % उत्तर प्रदेश और बिहार योगदान देता है? तो लगभग 60% के आसपास आपको उत्तर प्रदेश और बिहार योगदान देता है। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग आपको मुंबई में लगाया गया था, ये पता है? कब लगाया गया था? तो 1854 में लगाया गया था, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? अगला देखेंगे कि पहला पटसन उद्योग कहाँ लगाया गया था? तो सबसे पहले पटसन उद्योग आपको देखने को मिलेगा आपको कोलकाता में। कहाँ देखने को मिलेगा? कोलकाता में। ये लगभग 1855 के आसपास लगाया गया था। कोलकाता में एक जगह है रिसरा, उसी रिसरा के आसपास ये लगाया गया था। और आपको देखने को मिलेगा कि 1947 के बाद से जो पटसन मिले थे भारत में, वो केवल उसकी 3/4 जो उत्पादक क्षेत्र थे वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में चले गए थे। क्लियर है मेरी बात? चलिए अगला पॉइंट हम देखेंगे। कह रहा कि कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, बंगलौर है, ऑप्शन नंबर 1। सिलिकॉन सिटी भी इसको कहा जाता है। 2010 और 2011 में भारत में लगभग कितने % उद्योग थे? तो भारत में लगभग 80% उद्योग थे, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है इसका। उत्पादन जो है ना आपका, उत्पादन की दृष्टि, 2 बार उत्पादन होगा, तो उत्पादन की दृष्टि से भारत का चीनी उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो चीनी उत्पादन देखा जाए यदि तो भारत का दूसरा स्थान है। लेकिन वहीं ऑप्शन में आपको आ जाए कि गुड़ और खांडसारी की बात करेंगे हम, तो भारत का वहीं स्थान आपको पहला देखने को मिलेगा और इसमें ये दूसरा देखने को मिलेगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा लौह इस्पात संयंत्र जो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो वो है आपका राउरकेला, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। कह रहा कि पिछले कुछ वर्षों में जो पश्चिमी राज्य में, विशेषकर महाराष्ट्र में आपको जो मिलें हैं, मिलों की संख्या, ये है मिलों, शुगर मिलों की संख्या बढ़ी है। इसका मुख्य कारण क्या है बढ़ने का? इसका मुख्य कारण जाहिर सी बात है, वहाँ का गन्ना में सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा पाई जा रही है, जिससे चीनी का उत्पादन बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अब इस्पात को बनाने के लिए आपको लौह अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर, ये 3 चीज देख रहे हैं, कौन कौन सा है? लौह अयस्क पहला है, कोकिंग कोल दूसरा, चीनी पत्थर तीसरा। इन तीनों को किस अनुपात में होना चाहिए? तो ये होने चाहिए 4:2:1 के अनुपात में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। उसके बाद है कि इस्पात को कठोर बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इस्पात को कठोर बनाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी? तो आपको मैग्नीज की आवश्यकता होगी, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। इस्पात सर्वाधिक रूप से पाया जाता है, तो इस्पात आपको देखने को मिलेगा छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर 1 वहां देखने को मिलेगा। क्लियर है मेरी बात? चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं हम।
दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है तो वो है एल्युमिनियम प्रगलन। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है? तो ये आपका कौन सा है? वाहन उद्योग क्या बंगलौर है कि दिल्ली तो नहीं होगा, मुंबई भी नहीं होगा। इस्पात उद्योग से या तो जमशेदपुर होना चाहिए या तो आपका या तो अब कौन सा होना चाहिए, बंगलौर होना चाहिए। तो कौन सा होगा इसमें? चलिए ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा करेक्ट होगा इसमें। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो आपका 4th है, जमशेदपुर होगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो ये सबको पता है, आपका सीमेंट है। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, क्रायोलाइट एक पिघली धातु है जिसका उपयोग होता है, तो उसका उपयोग आपका इलेक्ट्रोलाइट में होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है इसका। किसी देश की जो आर्थिक ताकत है उसके विकास से मापी जाती है क्या? उसके विकास से उसकी विनिर्माण उद्योग मापी जाती है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पिछले कुछ वर्षों में प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जक रहा है? तो ये आपको देखने को मिलेगा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आते हैं। भारत की इलेक्ट्रिक राजधानी मेरे ख्याल से बेंगलुरु है, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है। भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात की जो वार्षिक खपत है वो लगभग 32 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। वायु प्रदूषण के जो कारण हैं वो क्या हैं? तो वायु प्रदूषण के कारण क्या नदियों में छोड़े गए कार्बनिक और कार्बनिक, ये तो आपके जल प्रदूषण का कारण हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड और उसके बाद वायु जनित कणकीय पदार्थों की उच्च मात्रा में उपस्थिति, यही तो आपके जाकर के वायुमंडल में प्रदूषण का कारण बनेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी एजेंसी है जो सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्रों के लिए इस्पात का विपणन करती है? तो वो आपको देखने को मिलेगा सेल, आपकी सेल है जो आपको सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात का विपणन करती है। 27 नंबर की तरफ चलते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र इस्पात संयंत्र बंदरगाह के पास स्थित है? तो वो है आपका विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर 4। एल्युमिनियम उद्योग के स्थान के लिए दो प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो दो प्रमुख कारक जो ये है कि बिजली है और बॉक्साइट की जो सस्ती और नियमित जो आपूर्ति होती है वो है। ऑप्शन नंबर 3। भारत में जो सीमेंट संयंत्र है जो 1904 में स्थापित किया गया था सबसे पहले, वो चेन्नई में किया गया था। ऑप्शन दूसरे हिसाब से पूछा जा सकता है कि भारत का पहला जो सीमेंट संयंत्र चेन्नई में खोला गया था वो कब खोला गया था? तो 1904 में। इसको भी ध्यान रखिएगा, 1904 और चेन्नई। विनिर्माण उद्योग जो है वो किस में स्थित होता है? तो विनिर्माण आपको द्वितीय क्षेत्र में आता है, सेकेंडरी होता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो होता है वो समूह एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र के स्थान के एक प्रमुख समूह है? वो है आपका कच्चा माल और बिजली। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है इसका। कारखानों के द्वारा जो निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना स्वच्छ जल आपका दूषित होता है? तो यदि 1 लीटर निकालेंगे तो उसका 8 गुना, लगभग 8 लीटर जल आपका क्या होगा? स्वच्छ जल दूषित हो जाएगा। सोचिए कितना खराब चीज है। तृतीयक श्रेणी में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल हैं? तो तृतीयक श्रेणी में आपको परिवहन भी शामिल है, जहां पर सेवाएं दी जाती हैं, संचार भी है, प्रशासन और सेवाएं भी हैं। तो इसलिए हमारा सही जवाब है वो उपरोक्त सभी है। आर्थिक विकास की ऋण किसे समझा जाता है? तो आर्थिक विकास की जो ऋण है ना वो आपका यही तो है, विनिर्माण उद्योग। ये ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है इसका। 35 नंबर क्या कह रहा है? विजयनगर इस्पात संयंत्र हॉटस्पॉट में किस प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार की तकनीकी का
बीजन, अच्छा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कर्नाटक केवल दिया हुआ है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से इसको डाउट में रखिए, काट दीजिए इसको। भारत में पहला सफल उद्योग कहाँ पर लगाया गया था? भारत में सबसे सफल उद्योग आपको देखने को मिलेगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है इसका। भारत किस प्रकार की गुणवत्ता वाले सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये मलमल तो कंप्लीट है, मलमल पाया जाता था। एक कैलिको नाम पाया जाता था, एक छींटी वस्त्र पाए जाते थे, जो आपको पता है कि जाकर के इंग्लैंड के मार्केट में ये कपड़े बेचे जाते थे काफ़ी महंगे रेट पे। तो इसलिए तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, तो उपरोक्त आपका सही जवाब है। सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को निम्न किन कारकों ने बढ़ावा दिया है? तो आपको कपास की उपलब्धता ने, बाजार और परिवहन दोनों, श्रम और नमीयुक्त जलवायु। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। 39 की तरफ आते हैं कि प्राथमिक श्रेणी में कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं? प्राथमिक श्रेणी में आपको कृषि से संबंधित जो भी चीजें होंगी सबके सब शामिल होंगी, तो सबके सब कृषि भी है, पशुपालन में आएगा, मछली पालन आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। किस राज्य में 2 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क हैं? तो आपको महाराष्ट्र में देखेंगे 2 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। हमने 6 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया अभी तक। यदि वीडियो मेरी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना ना भूलें, और आपके दोस्त ग्रुप, एक मेरा हेल्प, आपका मोटिवेशन, मेरे आपके लिए एक शेयर, एक लाइक मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशन देता है, मेरा हेल्प होगा। तो आप लोग ज़रूर शेयर करें चैनल को, और दूसरों को भी भलाई इसमें हो कि जो लोग इस प्रकार के कंटेंट लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं यूट्यूब पे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छे कंटेंट नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हैं, सब लोग अपने हिसाब से अच्छे कंटेंट बनाते हैं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मेरे तरफ से कोई पॉइंट ऐसा न छूटे। ये केवल रियल एनसीईआरटी, और आपको पता है कि बिहार के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी का कितना रोल है। बिहार नहीं, पूरे भारत के एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर आपको एनसीईआरटी बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना होगा, तो जाकर के क्वेश्चन आपके बन पाएंगे। चलिए हम चैप्टर नंबर आते हैं, चैप्टर नंबर 7 की तरफ। चैप्टर नंबर 7 कहता है आपका कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इससे जो भी संबंधित क्वेश्चन थे मैंने सब कुछ सब बनाए हैं, आप लोग ज़रूर देखिए, लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास इसमें भी होंगे। चलिए करते हैं। कह रहे कि कौन से 2 दूरस्थ स्थित पूर्वी पश्चिमी गलियारा से जुड़े हुए हैं? तो पूर्वी आपको देखने को मिलेगा सिलचर, जो आपके असम में है, पोरबंदर गुजरात में है। तो यही ऑप्शन आपके 2 देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही है। करा कि परिवहन का वह कौन सा ऐसा साधन है जो वाहनांतर हानियों और देरी को घटाता है? तो वो है आपका पाइपलाइन। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है आपका। कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो वो है आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कौन सा पत्तन जो है वो पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतःस्थलीय और अधिकतम गहराई का पत्तन है? ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है भैया। तो विशाखापट्टनम में है। ऑप्शन नंबर 2। कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो यहाँ पर आपका जब देशों की बात हो गई, देश से देश की बात हो गई, तो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात आती है। ऑप्शन नंबर 2। हवाई परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले 1953 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है इसका। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो पारादीप पत्तन है वो कहाँ है? तो पारादीप पत्तन आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। ये मुंबई के बाद जो दूसरा प्राचीन कृत्रिम पत्तन है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मुंबई के बाद दूसरा कृत्रिम पत्तन कौन सा है आपका? आंसर है आपका चेन्नई। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी तट पर कौन सा प्राकृतिक पोताश्रय है? तो वो है आपका तूतीकोरिन। ऑप्शन नंबर 3 आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम कि जो लौह अयस्क है उसके निर्यात के संदर्भ में कौन सा पत्तन देश का सबसे महत्वपूर्ण है? तो वो है मार्मागोआ। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगले की तरफ बढ़ेंगे हम कि कर्नाटक में स्थित कौन सा पत्तन कुद्रेमुख की खानों से निकले
लौह अयस्क निर्यात के लिए काफी प्रसिद्ध है, वो है आपका न्यू मंगलौर। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है इसका, न्यू मंगलौर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आपको सबसे पहले पत्तन के रूप में कौन सा विकसित किया गया था? तो सबसे पहले आपका कांडला जो बंदरगाह है, कच्छ में जो कांडला है वही आपका देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1। कांडला बंदरगाह को और किस नाम से जानते हैं? तो कांडला बंदरगाह को हम दीनदयाल पत्तन के नाम से भी इनको हम जानते हैं, कांडला बंदरगाह को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, दोनों को दिमाग पे रखिएगा। अब हम देखते हैं भारत की जो तटीय रेखा की जो लंबाई है, तो तटीय रेखा की लंबाई आपको 7516.6 किलोमीटर की है, जो तटीय रेखा की टोटल लंबाई है भारत की। कह रहा है कि जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक आता है? तो जलमार्ग संख्या 1 आपको देखने को मिलेगा हल्दिया और इलाहाबाद के मध्य में, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हल्दिया पश्चिम बंगाल में पड़ता है, आपका इलाहाबाद के मध्य, ये दोनों के मध्य आपका जलमार्ग संख्या 1 है। क्लियर है मेरी बात? अब चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। जलमार्ग संख्या 1 की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जलमार्ग संख्या 1 की टोटल लंबाई लगभग 1620 किलोमीटर के आसपास है, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है 1620 किलोमीटर, ये आपका जलमार्ग संख्या 1 की लंबाई है। वहीं पे हम जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई की बात करें तो जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई आपको देखने को मिलेगा 891 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि जो जलमार्ग संख्या 2 है वो किसके मध्य है? तो जलमार्ग संख्या जो 2 है वो सदिया और धुवरी के मध्य है। कहाँ है? सदिया और धुवरी के मध्य। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। जलमार्ग संख्या 3 किसके मध्य है? तो जलमार्ग संख्या जो 3 है आपका वो कोट्टापुरम से लेकर के कोल्लम तक है। कोट्टापुरम मतलब केरल के जो पश्चिमी तटीय नहर है वो आपका देखने को मिलेगा। तो कोट्टापुरम से लेकर के कोल्लम तक आपको ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। और इसी जलमार्ग संख्या 3 की जो हम लंबाई की बात करेंगे तो इसकी जो लंबाई है वो मात्र 205 किलोमीटर के आसपास है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है इसका। जलमार्ग संख्या 5 की लंबाई कितनी है? जलमार्ग संख्या 5 की लंबाई 588 किलोमीटर यानी 588 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि जलमार्ग संख्या 4 किसके मध्य स्थित है? तो जलमार्ग संख्या जो 4 है वो काकीनाडा से पांडिचेरी नहर स्ट्रेच तक है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है आपका। तो अब इसका जो आपको लेंथ की बात करेंगे हम, आपका जलमार्ग संख्या 4 तो लगभग 1078 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। कांडला बंदरगाह को किस प्रकार का बंदरगाह है ये? तो कांडला बंदरगाह आपका एक ज्वारी बंदरगाह है। किस प्रकार का बंदरगाह है ये? तो ज्वारी बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगले की तरफ आते हैं हम। अगला हमारा क्या कह रहा है? कह रहा कि मुंबई पत्तन से अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने एक कृत्रिम पत्तन का आपका निर्माण किया गया था। उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पत्तन। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मैं जिसको बोले इंपॉर्टेंट है प्लीज़ ज़रूर नोटिस करिए उसको। भारत का कौन सा सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है? तो भारत लगभग पूरे विश्व का मैं बता दूं तो दूसरा सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है इसका। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग किन 4 राज्यों को जोड़ता है? तो ये 4 राज्यों को जोड़ने वाला जो राज्य है वो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये 4 राज्य हैं, इन 4 राज्यों को जोड़ता है, इसलिए इनको स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग कहा गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है इसका। उसी में क्वेश्चन कर रहा है कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग जो है वो कितने लेन वाली सड़क है? तो ये 6 लेन वाली सड़क है। कितनी लेन वाली सड़क है? 6 लेन वाली सड़क है।
सब सारा आपको स्वर्णिम चतुर्भुज से क्वेश्चन को जो होंगे यहीं से बनते हैं कि कितनी लंबाई है, कितनी लेन है, कौन से जुड़े हुए हैं। मैंने इनको सबको समराइज किया है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, तो मेरे ख्याल से सबको पता भी होना चाहिए कि 5,846 किलोमीटर के आसपास है। 5,846 किलोमीटर आपका स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की लेंथ है। अगला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि उत्तर दक्षिण गलियारा कहां से कहां तक है। उत्तर दक्षिण गलियारा आपको श्रीनगर से कन्याकुमारी तक देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर दक्षिण गलियारा की जो कुल लंबाई है वो कितनी है। उत्तर दक्षिण गलियारा की कुल लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। कितना है, 2500 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्व से पश्चिम गलियारा की लंबाई कितनी है। एक मिनट, माफी चाहते हैं, जो उत्तर दक्षिण की जो गलियारा की जो कुल लंबाई है ना, ये आपका 4000 किलोमीटर है। माफी चाहते हैं, ये आपका आंसर नंबर 3 सही है, करेक्ट कर लीजिएगा। 4000 किलोमीटर के आसपास है। अब आती है कि जो पूरब से पश्चिम का जो गलियारा की जो लंबाई है वो कितनी है। पूरब से पश्चिम की जो गलियारा की लंबाई है वो कितना है। वो आपको देखने को मिलेगा 3300 किलोमीटर, मतलब लगभग 3300 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 इसका करेक्ट जवाब है। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अब आता है कि 32 नंबर, कि नेशनल हाईवे का निर्माण तथा रखरखाव किसके अधिकार क्षेत्र में होता है। तो वो होता है PWD, मतलब केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर 1 PWD के हाथ में होता है ये, ठीक है ना, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। 33 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली व अमृतसर के मध्य जो ऐतिहासिक सिरसा सूरी का मार्ग है, जिसको हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, वो कौन सा है। तो वो है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आपका 1 है। ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल लंबाई आपको देखने को मिलेगी। तो ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल लंबाई कितनी है, तो ग्रैंड ट्रंक कुल लंबाई आपको 2500 देखने को मिलेगा। 2500 किलोमीटर आपका ग्रैंड ट्रंक रोड की लंबाई है, ठीक है। और ये लगभग बांग्लादेश से शुरू होता है, मतलब इंडिया बांग्लादेश से लेकर के आपका अफगानिस्तान में जाकर के समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। और आपको भारत की बात किया जाए तो भारत में ये कोलकाता, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़, प्रयागराज, पाकिस्तान में लाहौर, रावलपिंडी से होकर के ये गुजरता, बहुत लंबा है। 2500 किलोमीटर तो कम थोड़े हुआ। चलिए, शेरशाह सूरी ने इसको बनवाया था, इसलिए इसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड पड़ा, जिसका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है। चलिए 35 नंबर की तरफ आइए। बिहार की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है। विश्व की, सॉरी बिहार नहीं, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग आपका अटल सुरंग देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 अटल सुरंग। अटल सुरंग पूरे साल किस घाटी को आपस में जोड़ती है। तो पूरे साल आपको मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। इस अटल सुरंग की बात करें, इसका पहले का नाम क्या था, पूर्व नाम। इसका पूर्व नाम रोहतांग सुरंग था, रोहतांग सुरंग। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर सही है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अटल सुरंग की जो कुल लंबाई है वो कितनी देखने को मिलती है। तो लगभग 9.02 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है इसका। करा कि देश की पहली रेलगाड़ी जो 1853 में मुंबई से लेकर के ठाणे के बीच में चलाई गई थी, जो लगभग कितनी किलोमीटर की दूरी तय करती थी। तो 34 किलोमीटर। कितना, 34 किलोमीटर। बहुत बार एग्जाम में आ गया है। अब ये करा कि भारतीय रेल परिवहन को कितने प्रखंडों में संकलित किया गया है। देखिए क्वेश्चन आपका जो है, इस समय आपका 18 जोन है, लेकिन एनसीईआरटी आपको 16 दी हुई है। यदि आपका क्वेश्चन आता है 16 और 18,
तो आप एनसीईआरटी की बात को मान के चलिएगा, आप 16 लगाइएगा, ठीक है ना। यदि 16 नहीं आता, 18, 20, 22, 15 आता है तो आपको 18 लगाना है। क्लियर है। एनसीईआरटी ने इसको 16 माना है, लेकिन ये प्रेजेंट का डेटा है, ये प्रेजेंट में है इस समय, और ये ओल्ड डेटा है जो एनसीईआरटी में है। क्लियर है मेरी बात। रेलवे की सबसे जो बड़ी लाइन होती है वो कितने मीटर की गेज, बड़ी गेज जो होती है ना, वो कितने मीटर की होती है, तो आपको 1.676 मीटर की होती है। कितनी होती है? 676 मीटर की होती है। वही बात किया जाए यदि सबसे छोटी लाइन बीच की दूरी, तो 0.762 से ये भी होता है, और 0.610 ये भी होता है, ये दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब। ये मीटर में है, ये मीटर है, ये मीटर है। अब कह रहा है कि भारत में जो अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग की लंबाई की बात करना है, तो वो है आपका 14,500 किलोमीटर। कितना है? 14,500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। निम्न में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकांश गहराई का पत्तन तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो मैंने पहले बताया था आपको, विशाखापट्टनम में है। रिपीट हो गया क्वेश्चन ये। इनमें से कौन सी देश की प्राथमिक सड़क प्रणाली है? तो प्राथमिक सड़क प्रणाली जो आपकी बात करना है वो कौन सी है? सीमा सड़कें हैं कि जिला सड़कें हैं कि राज्य मार्ग हैं? तो प्राथमिक सड़क मार्ग आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग देश में सबसे लंबा है? तो NH-44 आपने नाम सुना होगा, सबसे लंबा है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि भारत की सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? एक हेल्प कर दे रहे हैं, वो मात्र 5 किलोमीटर के आसपास का है, आपको बताना है वो कहाँ है। क्लियर है। चलिए अगला बताइए। दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को आपस में जोड़ते हैं? तो ये राजमार्ग संख्या 7 है। कौन सा है? राजमार्ग संख्या 7 जो दिल्ली और अमृतसर को आपस में जोड़ते हैं। सीमा सड़क संगठन का निर्माण कब हुआ था? तो 1960 में सीमा सड़क संगठन का निर्माण हुआ था। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। ठीक है। अच्छा चलिए, यदि आप लोग इसका सही जवाब जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, 1 मिनट। इसका यदि करेक्ट आंसर होगा तो 7 मई, क्या है ये? 7 मई 1960 में सीमा सड़क संगठन का निर्माण हुआ था। इसका क्या है कि सीमावर्ती जो क्षेत्र होते हैं मित्र देशों में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव करना, सशस्त्र बलों के रणनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करना इसका उद्देश्य था निर्माण करने का। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की महत्वता के क्या कारण है? तो सबसे बड़ी बात कारण क्या है रेल परिवहन की अपेक्षा? कि उबड़ खाबड़ भूभाग पर सड़क बनाई जा सकती है, ये बताइए। पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें बनाई जा सकती हैं, बिल्कुल सही बात है। सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम होती है, बिल्कुल बात सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। उत्तरी भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो हमारा नई दिल्ली है, सबसे आपका व्यस्त रेलवे जंक्शन है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। इसी के साथ ही आपका पूरा ये वीडियो कंप्लीट होता है, और ये आपका जो पूरा PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप ला करके ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मोटिवेशन के तौर पे एक लाइक ज़रूर कर लें, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।